ऑलराइट, तो लास्ट लेक्चर में, हाँ, ये चीजें रिकॉल कर लो एक बार फटाफट सारे बच्चे, है ना। हमने आपको ये बताया था कि जो साइन इनवर्स होगा सबने याद कर कर आया है, बताओ बेटे, है ना। ये आप स्क्रीन दिख रही है सभी को? ऑलराइट, तो ये डोमेन होता है और ये रेंज है बेटा जी, है कि नहीं। तो मैंने बोला था कि साइन इनवर्स, है ना, ऐसे याद करके रखेंगे कि साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इस तीनों का जो रेंज होता है, जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 टाइप्स का होता है। जैसे साइन इनवर्स का हो जाएगा -π/2 से π/2, tan इनवर्स का भी होगा -π/2 से π/2, बट एक्सक्लूड करेंगे -π/2 और π/2 को। देखो ये तुम्हारे दिमाग में खुद क्लिक करेगा। कैसे कि अगर तुमको बस इतना पता है ना कि tan इनवर्स साइन इनवर्स का रेंज π/2 टाइप्स का होता है, तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि अच्छा tan है तो π/2 पे तो अनडिफाइंड होता है और -π/2 पर π/2 के सारे ऑड मल्टीपल पे, तो तुम अपने आप उसको एक्सक्लूड कर दोगे। सिमिलरली कॉसेक्स में भी आप जीरो को अपने आप एक्सक्लूड कर दोगे। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि कॉसेक्स जीरो अनडिफाइंड होता है, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, इसलिए। अच्छा जी, नाउ सिमिलरली कॉस इनवर्स की अगर बात करें, उसके बाद सेक इनवर्स की और कॉट इनवर्स की, तो इस तीनों में एक टाइप की कुछ सिमिलरिटी होती है कि ये जीरो से पाई के बीच में ही कहीं ना कहीं जाएगा। कॉस इनवर्स में तो पूरा 0 to पाई इंक्लूडिंग 0 पाई सब आएगा। सेक इनवर्स को दिक्कत हो जाता है π/2 पे, तो π/2 हम बाहर कर देते हैं, है कि नहीं बेटा। और कॉट इनवर्स को 0 और पाई दोनों पे प्रॉब्लम्स है, तो वहां दोनों प्लेस पे हम ओपन लगा। ये मैं इसलिए इतना प्रेशर कर रहा हूं कि आप इसको याद रख लो बेटे, क्योंकि पूरा चैप्टर है ना, अगर ये आपको नहीं याद है तो पूरा चैप्टर में आपको मैं लिख कर देता हूं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आपको ये नहीं याद है। हर क्वेश्चंस में, हर प्रॉब्लम्स में इसकी जरूरत पड़ जाएगी, समझ रहे हो। और बेटर समझना है तो आप डोमेन भी याद रखो, है ना। डोमेन याद करना ज्यादा टफ काम नहीं है। साइन इनवर्स का डोमेन, तो साइन का रेंज याद सबको होता है 11th क्लास में, साइन का रेंज -1 to 1, तो इसका डोमेन हो जाएगा -1 to 1। कॉस इनवर्स का भी डोमेन -1 to 1, ठीक है। कॉसेक और सेक का सेम होता है, टैन और कॉट का सेम होता है। तो ये पूरा रियल नंबर क्यों? क्योंकि टैन और कॉट का रेंज होता है पूरा रियल नंबर, इसीलिए टैन इनवर्स कॉट इनवर्स का डोमेन हो जाएगा पूरा रियल नंबर। कॉसेक और सेक को भी सिमिलर टर्म पे याद रख सकते हो, दोनों का सेम डोमेन होता है। कैसे? तो कॉसेक और सेक थीटा का रेंज 11th क्लास से याद रखते हैं कि पूरे रियल नंबर में से -1 to 1 हटा देते हैं, तो इसका डोमेन हो जाएगा इनवर्स का। और साइन कॉस तो सबको याद ही होता है, -1 to 1, ठीक है बेटा जी। चलिए, तो यहां तक हमने कंक्लूड किया था। उसके बाद आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया था, इस एग्जांपल को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, है ना, ताकि आपको और भी जो इसमें मिसकंसेप्शंस होंगे वो क्लियर हो, ठीक है। यहां पर आपको बताना था प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस साइन इनवर्स 1/√2, है ना। तो मैंने बता रखा कि ये जो रेंज लिखा है ना, ये रेंज, ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ही है। तो जब भी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो हम साइन के केस में कहां देखेंगे? -π/2 से π/2 के बीच में ही देखेंगे और कहीं नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर साइन इनवर्स है, तो गिवन क्या है बेटा? गिवन है, अच्छा इतना तो बता चुका हूं कि साइन इनवर्स कुछ लिखा है या कॉस इनवर्स कुछ लिखा है बेटा, या टैन इनवर्स कुछ लिखा है, ये सब के सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो दिमाग में ये चीज फिक्स कर लो। कहीं पर देखा साइन इनवर्स समथिंग, कॉस इनवर्स समथिंग या टैन इनवर्स समथिंग, ये सब के सब एक एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक एंगल आएगा, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, π/3, π/6, π/4, ऐसे एंगल आएंगे। तभी तो आप देखते हो ना, सबका रेंज देखो ना, -π/2 से π/2 क्या है? एंगल ही तो है। 0 से पाई एंगल ही तो है। ये सब के सब एंगल है ना बेटा, रेडियन में। चलिए, तो इसका मतलब अगर आपसे पूछ रहा है साइन इनवर्स 1/2,
तो साइन इनवर्स सॉरी 1/√2, इसका मतलब ये भी एक एंगल होगा, लेट सपोज थीटा एंगल है। हाँ, तो आपको क्या बताना है कि वो थीटा बताओ जिसका साइन लेने पे 1/√2 हो जाए। तो दो मेथड बताया था कि आप डायरेक्टली सोच सकते हो कि मैं किसका थीटा की वैल्यू क्या लूं सो दैट साइन लेने पे 1/√2 आ जाए। तो सबके दिमाग में क्या आएगा, 45 डिग्री। एक तो तरीका ये हो गया डायरेक्ट आंसर, 45 मतलब π/4, और π/4 माइनस π/2 से π/2 के बीच में भी आता है, मतलब इसके रेंज में आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो यहां से देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप क्या करो, हमेशा साइन को उधर ले जाओ, तो यहां से मिल जाएगा 1/√2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, अब ये था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब ये बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जो नीचे वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हम क्लास 11 में पढ़ते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हम इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं बेटा। अगर आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या कि साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कितने एंगल, मतलब थीटा की कौन कौन सी वैल्यू के लिए लिखते हैं, तो आपको याद होगा ऐसे लिखते थे, थीटा इज इक्वल्स टू होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/4। याद है जनरल सॉल्यूशन है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे तो इनफाइनाइट एंगल है बेटा जहां पे साइन 1/√2 होता है, लेकिन मुझे वो इनफाइनाइट एंगल आंसर नहीं करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक ही एंगल करना है जो माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई करे, जो इसके प्रिंसिपल रेंज में लाई करे, तो वो एक ही है, और वो क्या है, π/4। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2, इसका मतलब ये साइन π/4 है। लिखो मत लिखो, डायरेक्ट आंसर करो, थीटा बराबर π/4। ठीक है बेटा, और ये आपके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आ रहा। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल, लिखेंगे फटाफट। नेक्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, सिमिलर है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है कि हमने माइनस रखा है जानबूझकर। हाँ बोलो, इसका आंसर -π। हाँ बेटे बोलिए। सर ये जो आप एग्जांपल्स करवा रहे हो अभी, ये हमें नोट्स में लिखने हैं? हाँ जी बेटा जी, नोट्स में लिखने हैं। ओके सर, ठीक ना? हाँ, क्या बोल रहे थे भावना, बोलो बेटे। π/6 क्या बोला था आपने? नहीं सर, -π/3 आएगा ना सर इसका आंसर? -π/3। अच्छा ठीक है, भावना ने बोला कि -π/3 लिख लेते हैं सर। तो सुनो पूरी बात, तो -π/3 अगर हम करेंगे तो अभी आपको मैंने एक चीज बताया था, कॉट इनवर्स का रेंज देख लेते हैं बेटा। कॉट इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई। देखो ये इसीलिए बोला था ना, ये हर एग्जाम्पल्स में आपको आ जाएगा कोई ना कोई एक। तो 0 से पाई में क्या भावना -π/3 लाई करेगा? नहीं करेगा ना, ये तो नेगेटिव हो गया। 0 से पाई में कैसे लाई करेगा? मतलब आपको वो एंगल बताना है जो 0 से पाई के बीच में हो बेटा जी। -π/3 पर ये आएगा या नहीं आएगा, दैट डजंट मैटर। हमको तो ये देखना है कि -π/3 इसके बीच में क्या लाई कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, मतलब ये आंसर तो अपना हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा सर आंसर? तो अभी देखते हैं। देखें बेटे, सिमिलर कंसेप्ट जैसे यहां यूज किया था, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो कॉट इनवर्स समथिंग लिखा है, दैट रिप्रेजेंट अ एंगल, ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। मान लिया वो थीटा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि -1/√3 बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। अब मुझे क्या बताना है? मुझे वो थीटा की वैल्यू बतानी है जिसको कॉट लेने पे -1/√3 आ जाए। ध्यान से देखते रहना। तो ऐसे तो हाँ देखो भावना, तो अगर मैं बोलूं कि कॉट π/3, जैसे भावना ने बोला कि कॉट π/3 मतलब, एक बार सुनो। हाँ बोलो बेटे। इसमें सर पाई माइनस कोट
पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। cot inverse x, yes sir. हाँ, तो प्रॉपर्टीज है वो अभी आगे आएगा बेटे, है ना। प्रॉपर्टीज अभी स्टार्ट कहाँ होगा, अभी मैं जो बेसिक कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है डोमेन रेंज का, उस पर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उसी पर करना ही है। प्रॉपर्टीज अभी जस्ट इसका नेट आर्टिकल, आप प्रॉपर्टीज पे क्यों जा रहे हैं, पहले ये समझिए ना बेसिक चीजें। देखें, तो भावना ने बोला कि सर cot पाई बाई 3 लेते हैं, तो cot पाई बाई 3, सपोज दैट cot पाई बाई 3 मतलब क्या होता है, cot 60। cot 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है ना बेटा। tan 60 √3 होता है, तो ये 1/√3 होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि cot में अगर आप माइनस लेते हैं, है ना, कि cot में अगर आप माइनस लेते हैं, सपोज दैट cot माइनस पाई बाई 3, तो ये होता है माइनस cot पाई बाई 3, तो यहां से आंसर आ जाएगा -1/√3। इसीलिए भावना ने ये आंसर किया था। तो अगर मैं ये पूछता कि बताओ cot थीटा बराबर है -1/√3, तो अगर आप ये आंसर करते कि सर थीटा हो सकता है -π/3, तो बिल्कुल सही है आपका। हाँ, एक थीटा ऐसा आएगा जहां पे ये -1/√3 दे देगा। दैट मीन्स कि हमको तो ये नहीं बताना, ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है बेटे। हमको बताना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब वो प्रिंसिपल रेंज में आना चाहिए। तो हम ऐसे सोचेंगे, देखो ट्रिक बताता हूं, क्या ट्रिक यूज करना है जब भी नेगेटिव नंबर मिल जाए कॉट में, टैन में, साइन में या किसी में भी। आप ऐसे सोचो कि कॉट कहां कहां नेगेटिव होता है, किस किस क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है बेटा, फटाफट बताइए, सबसे पूछ रहा हूं। वेरी गुड, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है। गुड, इसका मतलब क्या हो गया कि कॉट थीटा यहां नेगेटिव है, तो एंगल या तो सेकेंड क्वाड्रेंट से लेना पड़ेगा या फिर बेटा जी फोर्थ क्वाड्रेंट से लेना पड़ेगा। फिर अब हम इसमें से कैसे डिसाइड करें कि सेकेंड से लूं या फोर्थ से, तो आ जाओ प्रिंसिपल रेंज पे। कॉट का प्रिंसिपल रेंज होता है बेटा जी 0 से पाई, इसका मतलब 0 से पाई मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट, 0 से पाई यही हो गया, 0 और ये पाई होता है। तो यानी कि कंफर्म आपको सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल, इसका मतलब कि मुझे पाई में से कुछ लेस करना पड़ेगा, है ना। पाई माइनस थीटा करते हैं तभी तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, बताया गया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक में 11th में। पाई प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड में चले जाएंगे, तो पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉट पाई माइनस थीटा की वैल्यू, हाँ, ये माइनस कॉट थीटा होती है बेटा, है कि नहीं। तो इसका मतलब पाई माइनस थीटा आपको लेना पड़ेगा। तो ले लो, थीटा क्या लेंगे, थीटा लेंगे हमेशा एक्यूट एंगल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब π/3। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर है -1/√3, इसको हम लिखेंगे कॉट पाई माइनस π/3। अब ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज बेटा कॉट पाई माइनस π/3 की वैल्यू माइनस कॉट π/3 होगी, और कॉट π/3 की वैल्यू 1/√3 होती है, इसीलिए -1/√3 आ जाएगी। तो -1/√3 को इतना लिखेंगे, यहां से पता चल गया कि थीटा की वैल्यू होगी पाई माइनस π/3। सॉल्व किया तो आंसर आ गया 2π/3, और आप देख सकते हो ये 0 से पाई के बीच में लाई करता है। देख लो बेटा, 2π/3 मतलब 120 0 से 180 में ही तो आता है। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। क्लियर हुआ बेटे, बोलो। यस सर। भावना, यस सर। बताओ बेटे, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। यस सर। चलिए बेटा जी आराम से लिखिए, देखो कोई घबराने की जल्दबाजी, मैं एक्स्ट्रा चीजें हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं है ना। ये सॉल्यूशंस बस रहने देता हूं, है कि नहीं। तो आराम से लिखिए, है ना। हम अभी, ये बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है, ये बात जान लो। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्मूथली समझ रहे हो ना, तो मतलब आप बहुत अच्छे सिचुएशन में हो, ये बात जान लो। बड़े बड़े स्टूडेंट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, है कि नहीं। तो अगर आप साथ के साथ सारे ट्रिग्नोमेट्री जो 11th में पढ़े थे उसको रिकॉल रखेंगे, तो आपको शायद प्रॉब्लम्स कम फेस करना पड़े।
और अगर आप अच्छे तरीके से समझ रहे हो चीजों को बेटा तो समझो कि सिचुएशन अच्छा है। जहां भी दिक्कत हो तुरंत मुझे रोक दो कि सर थोड़ा सा प्लीज स्टॉप करें, दोबारा समझाएं, है कि नहीं बेटा। ये टेंडेंसी हर सब्जेक्ट में अप्लाई करो, मेरे में ही नहीं, ठीक है ना। चलिए बेटा, तो क्लियर हो गया। आंसर क्या आएगा अपना 2π/3, मतलब ये थीटा होगा 2π/3। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ठीक है। ये मैं जानबूझकर आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एग्जांपल ले लिया और मैं चाहता हूं ये आप लोग ट्राई करो, एक बार ट्राई करो बेटा जी बस, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। कुछ नहीं है, मैं अलग अलग अभी 2 एग्जांपल बताया, अब सब 3 को मैंने ऐड कर दिया, तो आपको भी कुछ नहीं करना, एंगल ऐड कर देना है बस। सबका अलग अलग सोच लो कि इसका क्या होगा प्रिंसिपल रेंज, इसका क्या होगा प्रिंसिपल रेंज, इसका क्या होगा। हमेशा प्रिंसिपल रेंज में ही रखना है। जब भी इनवर्स लग जाए, बोले या नहीं बोले, जैसे इसने बोला नहीं यहां कि प्रिंसिपल रेंज में रखो, फिर भी आपको उसी में रखना है इंडिविजुअली, क्योंकि तभी वो डिफाइंड होगा। चलिए बेटा जी, आपको दे रहा हूं मैं 2 मिनट, फटाफट सारे बच्चे ट्राई करो। आपको tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2, प्लस वाला भी सिखाया हूं कैसे निकालते हैं, माइनस वाला भी अभी जस्ट सिखाया हूं कैसे निकालेंगे। फटाफट ट्राई करो सारे बच्चे। तो सबसे पहले आपको दिखा tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 दिखा, तो देखो मैं तो इसको डायरेक्ट कर दूंगा एक स्टेप्स में, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इतना स्टेप्स लिख रहा हूं। तो अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन है तो स्टेप्स करना, एमसीक्यू क्वेश्चन है तो है ना रफ स्केच में करके सीधा आंसर। 3π/4 आया है। हाँ गुड, 3π/4 आया। चलिए हाँ बेटे बताओ। सर मेरा इतना लेट क्यों हुआ? हाँ लेट क्यों हुआ अभी समझाता हूं। अगर ये माइनस साइन नहीं होता तब तो थीटा अपना आंसर देता π/3, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अब माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो हम देखेंगे कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज है कहां। तो कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज होता है बेटा 0 से पाई में, तो मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 और सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाना होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस थीटा कर देते हैं, तो पाई माइनस थीटा, तो आंसर आ गया यहां से, ये थीटा हो जाएगा 2π/3। चलिए मतलब cos 2π/3 की वैल्यू आप देख लेना बेटा -1/2 ही आता है, तो यहां से तो ये आ गया। फिर साइन इनवर्स का कैसे करेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं सारे प्रोसेस, फिर जो प्रोसेस मैं अप्लाई कर रहा हूं फिर से एक एक क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूं आपके लिए। आप एक बार साइन इनवर्स का समझो, फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर मैं पूछना, फिर मैं आपको आंसर करूंगा। चलिए फिर से आ जाओ यहाँ पे, साइन इनवर्स समथिंग लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स समथिंग है ना, एक एंगल होता है, लेट सपोज जो एंगल थीटा है, ठीक है। देखो कैसे आंसर करते हैं। अच्छा जी क्या एंगल होगा, तो जिसका साइन लेने पे, अभी माइनस को भूल गए, जिसका साइन लेने पे 1/2 आंसर आए तो दिमाग में आएगा कैसा 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब π/6, ध्यान से देखते रहो। अच्छा अब ये π/6 ही होता अगर ये माइनस साइन यहां पे नहीं होता, ठीक है बेटा। अब माइनस को इंक्लूड कर दो कि सोचो साइन नेगेटिव कहां कहां होता है, तो फर्स्ट और सेकंड में तो पॉजिटिव होता है, मतलब या तो थर्ड में जाना पड़ेगा या फोर्थ में। तो फिर हम सोचेंगे साइन इनवर्स का रेंज क्या था, तो -π/2 से π/2, मतलब कि फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है साइन इनवर्स, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना दुनिया का सबसे इजी टास्क है। अगर ये थीटा होता है तो आप सबको पता है नीचे में माइनस थीटा होता है क्लॉकवाइज में, तो सीधा माइनस साइन लगा देंगे। अब ये -π/6 साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में भी है और इसकी वैल्यू यही आएगी। 2π/3 कॉस इनवर्स के रेंज में भी है और इसकी वैल्यू यही आएगी। π/4 tan इनवर्स के रेंज में भी है और इसकी वैल्यू यही आएगी। तो फाइनल आंसर, सो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो, ये θ1 मान लो, ये θ2 और ये θ3। सो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वैल्यू जो आपको निकालना था, रिक्वायर्ड वैल्यू ये हो जाएगा बेटा जी आपका, सिंपली ऐड करते जाओ, θ1 हो θ2 प्लस θ3, मतलब π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6,
इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलो बताओ एलसीएम क्या आएगा, 6 4 3 है तो 12 आंसर, 12 आएगा एलसीएम। 4 3 जा मतलब 3 पाई और 6 तो 12 पाई, नहीं 8 पाई आएगा, सॉरी 3 4 जा होता है ना, तो 8 पाई यहाँ आएगा। तो यहां पर आ जाएगा 8 पाई और यहां माइनस का 2 पाई। इसको फर्दर सॉल्व किया, क्या आंसर आ जाएगा बेटे, देखो 8 और 3 11, 11 में से 2 गया तो कितना बचा 9, 9 पाई बाई 12, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 3 पाई बाई 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। टॉपिक है काफी आपको अच्छा लगेगा अगर आप समझ कर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, चलिए बेटा, हाँ चलिए नेक्स्ट एग्जाम। अब थोड़ा सा ना, अब देखो अभी तक आपको क्या चल रहा था, ये तीनों एग्जांपल्स में आपने क्या सीखा कि हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं, सिर्फ डोमेन और रेंज का यूज हो रहा था। इसमें भी डोमेन रेंज का यूज हुआ, इसमें भी और इसमें भी। अब तुम सोच रहे हो सर ग्राफ क्यों पढ़ा दिए, थोड़ा ग्राफ का यूज कैसे क्वेश्चंस में होगा। तो ये देखो एग्जांपल नंबर 4, सारे बच्चे लिखे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टफ है, मैं पहले बोल रहा हूं तो ध्यान से देखो, लिखेंगे है ना। अच्छा, इस टाइप के एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में नहीं है, जो पहला 3 एग्जांपल किए वो वैसे ही क्वेश्चन आपके पूरे एनसीईआरटी में, ठीक है। तो एक एग्जांपल सारे बच्चे ये लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 3 प्लस कॉस इनवर्स दिस। इस टाइप के एग्जांपल्स मान लो मिल सकते हैं, तो चलो ये भी काफी इजी है, करते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। चलो इसकी वैल्यू बतानी है, ट्राई करोगे क्या आप लोग? चलो 1 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। ये ऑप्शन है A B C और D। पहले इनवर्स वाले को सॉल्व कर लो, उसके बाद आपका काम बन जाएगा अगर आप इनवर्स वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो देखेंगे बेटा, तो यहां पे सबसे पहला चीज जो सॉल्व करना है ना, वो है tan पाई बाई 3 प्लस कॉस इनवर्स माइनस √3/2, ये है बेटा। तो पहला फोकस तो अपना किस पर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि मुझे tan समथिंग की वैल्यू बतानी है, तो ये पूरा समथिंग एंगल होगा ऑफ कोर्स। कैसे, तो ये पाई बाई 3 एंगल है और ये भी एक एंगल ही होता है। तो ये कैसा एंगल है, जहां पे कॉस लेने पे आंसर आएगा -√3। तो अभी सिखाया ना ये वाला जो आपको सिखाया ना, कॉस इनवर्स -1/2 कैसे निकाले, सिमिलर कंसेप्ट से हम इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी डायरेक्टली नहीं आ रहा तो प्रैक्टिस करो, करे हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, नेगेटिव वाले सारे क्वेश्चन कर दो जो मैंने कराया, बुक्स में देखो सारे कर दो। उससे क्या होगा ना, आपका हैबिट बन जाएगा और फिर प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। अभी तो जस्ट सॉल्व किए हो, तो अभी हो सकता था आपको टाइम लगे, तो उससे मत घबराओ। आप क्या करो, मेरा अभी आंसर आया है बी वाला 1/√3, इतने लेट क्यों आ रहा है? हाँ वही, जितना आप थोड़ा कैलकुलेशंस को थोड़ा सा देखो, आपने थोड़ा सा क्या होता है ना, बहुत सारे चीज दिमाग में भी कैलकुलेट करना होता है, एक एक चीजें लिखेंगे तो थोड़ा सा समय लगता है, बट आप बिल्कुल मत घबराओ, आपका आंसर आ रहा ना, इट्स अ गुड थिंग बेटा, है ना। स्पीड हम बढ़ा सकते हैं कैलकुलेशंस को मैनिपुलेट करके। आंसर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा मेहनत करना है, बाकी स्पीड बढ़ाने का टेक्निक में बताते रहूंगा। चलिए, तो पहला देखते हैं कॉस इनवर्स -√3/2। तो सबसे पहले सोचेंगे कि ये थीटा होगा, कैसा थीटा होगा, तो पहले तो माइनस को भूल गए, मतलब √3/2। अब कॉस √3/2 कहां देता है बेटा जी, तो 30 डिग्री पे, 30 डिग्री का मतलब π/6। चलिए माइनस है तो कॉस को ले जाना होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस π/6, तो ये आ गया 5π/6। चलिए, मतलब ये जो वैल्यू लिखी है कुछ नहीं, 5π/6 है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम इसको, tan π/3 प्लस 5π/6, ठीक है। अब फर्दर इसको, अब देखो यहीं पर सॉल्व करना ट्रिकी था थोड़ा, है ना। अब ऐसे सोच लो कि ये 5π/6 है,
तो हम अब इसको कैसे लिखें, या तो इसको क्या, एक तो तरीका ये है कि इसको ऐड कर लो डायरेक्टली, या ऐसे भी सोच सकते हो कि 5 पाई/6 में अगर पाई/6 देंगे तो ये पाई बन जाएगा। देखो ऐसे कर देता हूं, अगर एलसीएम नहीं लेना है तो ऐसे कर लो, पाई/3 5 पाई/6। मैंने क्या किया, इसमें पाई/6 ऐड कर दिया और पाई/6 सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि बैलेंस बना रहे। तो ये दोनों ऐड होकर, ये जो मैं बॉक्स में कर रहा हूं, ये बन जाएगा पाई। आप ट्राई कर लो, 5 पाई/6 और पाई/6, ये दोनों ऐड होकर बन जाएगा पाई, क्योंकि 6 पाई/6 हो जाएगा। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर, तो ये 60 है और ये 30 है, 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचेगा, तो यहां आ जाएगा 10 पाई, ये पाई जो ये बना, और ये पाई/3, सॉरी पाई/6, 30 मतलब पाई/6। 10 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पाई/6 ही रहेगा, और 10 पाई/6 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो आंसर आ गया। क्लियर हुआ बेटे? बोलो। चलिए अब एक एग्जांपल, बस लास्ट एग्जांपल, 2 मिनट एक्स्ट्रा, 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा आपका, है ना। एक मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूं, क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करना पड़ेगा। तो सारे बच्चे स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको देखेंगे, सोच समझ कर आंसर करना, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ ऐसा टफ नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 कर लो इसको। फाइंड, आपको निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos इनवर्स, कॉट लिखा गया है ना, 2 cos इनवर्स 1/2, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या आएगी, फटाफट 1 मिनट दूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। ये 2 से आपको घबराना नहीं है, आप सोचो क्या आएगा इसका आंसर। 2 पाई/3। और कोई? 2 पाई/3। 2 पाई/3। 2 पाई/3। हाँ, वेरी गुड, वेरी सिंपल। क्या करेंगे, कुछ करना ही नहीं है। 2 cos इनवर्स 1/2 था, है ना। तो बहुत तरीके से सोच सकते थे। पहला तरीका जो डायरेक्ट ट्रिक बताया हूं, क्या कि आप 2 को तो भूल जाओ, आप ऐसे सोचो, ये cos इनवर्स 1/2 एक एंगल होगा। कैसा एंगल? जिसका cos लेने पे 1/2 आ जाए तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे थीटा लेना पड़ेगा पाई/3, क्योंकि cos 60 1/2 होता है। 2 से मल्टीप्लाई है तो फाइनली क्या बोलेंगे, 2 इंटू पाई/3, तो आंसर आएगा 2 पाई/3। ठीक है, चलिए बेटा, चलो और एग्जांपल करना है, फटाफट बोलो। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा ग्राफ की। तो अब ये एग्जांपल शुरू करवाया तो 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। चलिए एग्जांपल नंबर, इसको 6 कर लो, क्योंकि 5 तो हो ही गया था, 6। ठीक है, इसमें बताना है, अच्छा ये आपके एनसीईआरटी से ऊपर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं पहले बता देता हूँ। हाँ, दिस इज बोर्ड लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द डोमेन, है ना। डोमेन बताना है, यहाँ पे आपको वैल्यूज वगैरह नहीं बताना, पहला चीज तो ये। सर, हाँ बोलो बेटे। आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी, ऑलराइट। और कोई? ठीक है, देखेंगे बेटे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह आएगा दिमाग में कि सर अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने डोमेन, रेंज या मैक्सिमम तो रेंज का ही यूज किया है। सर ग्राफ इतना आप पढ़ाए, इतना टफ टफ ग्राफ, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सबका ग्राफ आपने बता दिया, यूज कहाँ हो रहा है सर? यूज सर इसका आंसर बी ही आएगा ना? आई थिंक सी है आंसर इसका बेटा। चलिए कोई नहीं, बट आपने अच्छा ट्राई किया। तो देखिए, तो सबसे पहला चीज ये कि सर आपने सारा ग्राफ बता दिया, ग्राफ का यूज कहाँ, एप्लीकेशन कहाँ है, ये तो बता दो। तो यहां पर आएगा बेटे यूज ऑफ ग्राफ्स। देखो कैसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना।
स्टार मार्क करके रखो, जब भी रिवीजन करना पड़े तो इस टाइप के क्वेश्चन को रिवाइज करो। देखो कैसे करेंगे, अगर आप इसको नॉर्मल वे से सॉल्व करेंगे तो फिर आपको बेटा बहुत डिफिकल्टी होगी, आंसर भी गलत आ जाएगा, है ना। ग्राफ के हेल्प से करेंगे तो विद इन सेकेंड और करेक्ट आंसर आएगा। देखेंगे सारे बच्चे, डोमेन बताना है तो मैंने इतना चीज तो 11th या फिर मैं जब फंक्शन पढ़ा रहा था वहां भी बोला था कि कहीं भी अगर कोई फंक्शन है स्क्वायर रूट के अंदर कुछ लिखा है तो डोमेन बताने के लिए हम क्या कंडीशन यूज करते हैं कि जो भी अंदर लिखा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो डिफाइंड होगा और तब वही उसका डोमेन हो जाएगा। यहां पर लिखा है बेटा π/4 माइनस साइन इनवर्स x, मतलब क्या होगा कि फॉर डोमेन मतलब ये फंक्शन डिफाइंड रहे उसके लिए स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो जाएगा कि π/4 माइनस साइन इनवर्स x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे नॉन नेगेटिव बोलते हैं, मतलब 0 और पॉजिटिव दोनों चलेगा। ऑलराइट, तो ये होना चाहिए। अब ये हो गया इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी हम 11th क्लास में देखते हैं, नहीं देखते हैं तो फिर भी देख लो कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है। ये π/4 उधर जाएगा या साइन इनवर्स x उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x, है ना, लेस देन इक्वल टू π/4। ठीक है, ये आ गया बेटा। अच्छा, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। बेसिकली आपको इसमें वो x की वैल्यू बतानी है जिसको यहां पुट करने पे ये जो साइन इनवर्स है वो π/4 या उससे छोटा एंगल आना चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान में रखो। तो मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स में x क्या क्या रख सकते हैं, पहले ये बता दो बेटे। साइन इनवर्स में x हम क्या क्या रख सकते हैं, डोमेन, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, फटाफट बोलो। -1 से 1 तक सर। वेरी गुड, वेरी गुड बाबा, -1 से 1 रख सकते हैं। अभी बताया था ना बेटे ये वाली स्लाइड में, आप लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। ये साइन इनवर्स में हम x की वैल्यू -1 से 1 रख सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि इतना तो कंफर्म हो गया कि जो भी आंसर आएगा वो -1 से 1 के बीच में। मुझे डोमेन बताना है, मतलब मुझे x की वैल्यू बतानी है। तो देखो ए ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये -∞ से b हो सकता है, c हो सकता है और d भी हो सकता है, क्योंकि ये सब के सब -1 से 1 में। ठीक है। अच्छा, अब सर तो बताओ कैसे करें, तो कुछ नहीं करेंगे, इतना तो सब बच्चे कर लेते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं, रूट अंडर का ये इनइक्वलिटी आ जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम ग्राफ के हेल्प से, 1 सेकेंड में आंसर देखो कैसे आएगा। आप सारे बच्चे को साइन इनवर्स x का ग्राफ याद होना चाहिए, इमेज बोला था, इमेज दिमाग में अब तक तो बैठ गया होगा मेरे हिसाब से। क्या करते हैं बेटे, कुछ नहीं, हम यहां से लेते हैं ऊपर में π/2 और नीचे में -π/2, यही रेंज होता है इसका, और इसी के बीच में इसका ग्राफ ऐसे जाता है। याद आ गया, ये वाला पॉइंट होता है -1, ये वाला पॉइंट होता है बेटा जी 1, क्योंकि x की वैल्यू इसी के बीच में होगी -1 से 1, ये π/2 और दिस इज -π/2। ऑलराइट, अब इसने क्या बोला कि साइन इनवर्स x जो होगा, मतलब ये जो पूरा एंगल होना चाहिए ये π/4 से छोटा होना चाहिए। तो मैं सोचा यार π/4 कहां पर होगा, तो π/2 से नीचे होगा, मान लो यहां पर होगा, ये π/4 है, तो π/4 का एक लाइन ड्रॉ कर दिए यहां पे। ठीक है, मतलब इससे नीचे नीचे का एंगल है, मतलब ये सारा एंगल्स अपना आएगा, ये जो मैं डॉट किया हूं π/4 तक भी आएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखते रहो। तो अब मैं, अच्छा ये 1 कहां है, π/2 पर है, ये ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। अब π/4 तक जाएगा, तो देख लो x की वैल्यू कहां से कहां इसमें ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल करा देते हैं x की वैल्यू कहां से कहां। लेट मी चेंज द कलर, देखो तो π/4 से नीचे मतलब ये पूरा डॉटेड लाइन चाहिए, तो -1 से आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, ये मान लो π/4 यहां पर है, तो यहां तक जाएगा, x की वैल्यू यहां तक जाएगा, तो -1 से चलेगा और पहुंचेगा कहां, 1 से पहले। अब तुम खुद सोचो ना, π/4 पे x की वैल्यू क्या रखेंगे,
बोलो बेटा, 1/√2 रखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू π/2 से -π/2 से π/2 तक होती है। रेंज होती है बेटा। रेंज सर उसकी। हाँ जी, रेंज होती है। तो सी वाले में है सर -1 से है सर, -1 इसकी π/2 पे होती है। जी बेटा। और 1/√2 इसकी उस पे होती है सर, 4 पे होती है। तो ये लाइव तो होती तो है सर -π/2 से और π/2 तक होती है लाइव। हाँ तो रेंज होती है ना, तो यहां पर रेंज थोड़ी बताना, आपको डोमेन बताना है। डोमेन मतलब x की वैल्यू बतानी है। तो -1 से हम कहां तक जाएंगे, π/4। π/4 मतलब 1/√2 तक जाएंगे। तो कौन सा आंसर है, सी आंसर। x की वैल्यू आपको बतानी थी, x एक्सिस पर ये कहां से कहां जाएगा। क्लियर हुआ बेटे। π/4 तक जाए, क्योंकि इसने क्या बोला, साइन इनवर्स की वैल्यू π/4 से छोटी होनी चाहिए, है ना, या π/4 भी चलेगा। तो मैंने ये देख लिया कि π/4 कहां पर होता है, तो 1/√2 पे होता है। तो 1/√2 को इंक्लूड कर देंगे, तो इसीलिए देख रहे हो क्लोज ब्रैकेट मैंने लगाया है, और -1 को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि ये भी आएगा। समझ में आया आप? बोलो और बच्चे, बेटे बाकी बच्चे को समझ में आया? देखो, तो कैसे करना था, कुछ नहीं करना था, हमने ग्राफ बनाना है। जब भी इस टाइप की इनइक्वालिटी आपको फेस करना पड़े, कॉस इनवर्स लेस देन, कॉस इनवर्स ग्रेटर देन, साइन इनवर्स लेस देन, आप तुरंत उसका ग्राफ ड्रॉ कर लो और देख लो कि कहां से लेस बोल रहा है या ग्रेटर बोल रहा है। वहां से एक लाइन ड्रॉ करो, अगर ग्रेटर बोल रहा है तो ऊपर की बात कर लो, लेस बोल रहा है तो नीचे की बात कर लो। बस यही करना है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हम ग्राफ का हेल्प लेंगे। समझ में आया क्या? बोलो बेटे। चलो ठीक है बेटे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग है ना शाम तक अपलोड हो जाएगी, आप चाहो तो वहां पर एक बार और रिवाइज कर लेना सारे एग्जांपल्स जाकर। ठीक है बेटे? ओके सर, हैव अ नाइस डे सर। ओके, थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच, बाय।